यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका जैन 25 के लिए मॉक टेस्ट पेपर है एमटीपी। किस सब्जेक्ट के लिए? कॉस्टिंग, शॉर्टकट में कह रहा हूं मैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा सब्जेक्ट का नाम है। इसमें अगर आपको ध्यान हो तो कुछ समय पहले हमने एमटीपी 1 किया था। इसका जो पार्ट 1 है एमटीपी 1 वो मैंने करवा दिया है। बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था टेलीग्राम में कि सर एमटीपी 2 करा दीजिए, तो एमटीपी 2 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, आपको ये लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले मैंने एमटीपी डाउनलोड करके जब देखा तो मुझे क्या नजर आया कि एमटीपी 2 में केस स्टडी सिनेरियो जो 1 है ये इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। इसमें एक छोटा लॉजिकल मिस्टेक भी हुई है इंस्टीट्यूट से, जिस मिस्टेक को इग्नोर कर सकते हैं, और मैं आपको याद दिलाऊंगा कि ये चीज इससे बेहतर हो सकता था ट्रीटमेंट। केस स्टडी 1, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है, चाहे एमसीक्यू के हो या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो, दे आर वेरी मच इजी। कंसेप्चुअल है, इजी तो नहीं बोलूंगा, मतलब कंसेप्चुअल है, पूरी कंसेप्ट से आया है एंड नथिंग इज न्यू। तो यहाँ पे एकदम आप बोल सकते हो फ्रॉम पास्ट पेपर, यानी कि आप किसी भी टीचर के बुक से पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। लेकिन जो एमटीपी 1 के पहला केस स्टडी क्वेश्चन है ये थोड़े इंटरेस्टिंग है, ये मैं यहीं से आपको स्टार्ट करता हूं एमसीक्यू से। ठीक, पूरी क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को फटाफट रूप से करवा दूंगा मैं, जहां जहां इंटरेस्टिंग पॉइंट है सब चीज, और आंसर को यहां से टिक कर लेंगे, इसलिए मैंने आंसर भी खोल रखा है कि थोड़ी प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। चलो, अ ट्रक ड्राइवर नेम राजू ओन अ ट्रक दैट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 5 टन। ट्रक की कैपेसिटी कितनी है? तो सर 5 टन की है। ठीक। राजू हैज नो अदर ट्रक, एक ही ट्रक है राजू के पास। हैज लिस्टेड हिमसेल्फ ऑन अ वेरियस कैरियज सर्विस एजेंसी टू ऑफर हिज सर्विस। जैसे कि आज के डेट में ओला उबर है, पैसेंजर व्हीकल जो है ओला उबर पे लिस्ट कर लेते हैं, ओला उबर के थ्रू उन्हें सर्विस मिलता है, बदले में उन्हें पेमेंट करनी होती है ओला उबर की कुछ कमीशन। वैसे ही ये तो कैरियज वाले व्हीकल हैं, लोड कैरी करते हैं, इन्होंने भी लिस्ट कर रखा है एजेंसी के ऊपर, ठीक है, कि हमें काम मिलता रहे। ही गेट इज वर्क फ्रॉम एजेंसी एंड पे देम एज पर द लोड एंड डिस्टेंस। कह रहा है एजेंसी से काम मिलता है और पेमेंट कैसे मिलती है, एंड दे पे हिम एज पर लोड एंड डिस्टेंस। हमें कैसे पेमेंट मिलती है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ओला उबर में भी तो डिस्टेंस के अनुसार फेयर कैलकुलेट होता है ना। यहाँ पे क्योंकि हम लोड कैरी कर रहे हैं, सामान कैरी कर रहे हैं, तो डिस्टेंस एंड लोड दोनों को ध्यान में रख के बिल होता है। ठीक। नेक्स्ट, राजू हैज वन कंडीशन दैट ही मस्ट बी पेड फॉर एटलीस्ट 75% ऑफ हिज कैपेसिटी। राजू का कंडीशन क्या है कि ऐसा भी तो हो सकता है सर कि कभी बिल्कुल थोड़ा ही सामान लेके जाना पड़े, लेकिन मुझे मेरी जो कैपेसिटी का 75% है उतनी कैपेसिटी के लिए मिनिमम पेमेंट चाहिए ही चाहिए। कितना होता है 5 टन का 75%? 3.75 टन। यानी कि अगर मुझे 2 टन लेके जाना पड़ा तो भले ही मैं लेके जाऊंगा लेकिन मैं पेमेंट कितने टन के लिए लूंगा? 3.75। मान लो मुझे 4 टन लेके जाना पड़ा तब 4 टन के लिए लूंगा। जब भी मिनिमम का क्राइटेरिया होता है तो ध्यान रखेंगे, मिनिमम कभी अप्लाई होता है तब लेते हैं जो एक्चुअल है या मिनिमम है विच एवर इज हायर। अगर आप इससे ज्यादा लेके जा रहे हो तो ऑब्वियसली ज्यादा वाले टन के लिए आपको मिलेगा। ठीक, मिनिमम का मतलब क्या है? एटलीस्ट 75% ऑफ हिज कैपेसिटी का मतलब क्या है कि कम से कम अगर 70 कम भी लेके गए तो मुझे 75% ऑफ मेरी कैपेसिटी के हिसाब से पेमेंट चाहिए। ठीक, चलो, राजू चार्ज फ्रेट कितना चार्ज करता है ये? 10 रुपीज पर टन किलोमीटर। टन किलोमीटर कैसे निकलेगा? टन कितना है इनटू टोटल किलोमीटर कितना कैरी किया। ठीक, he receive a work contract from one of these agency where he has to take 4 ton from Delhi in the morning to drop it in the Chandigarh। ठीक।
After that, he will move to Ludhiana, where he again load 3 ton and come back to Delhi by evening. This contract is nearly for 3 months. ये रहा दिल्ली, ये रहा चंडीगढ़ और ये रहा लुधियाना। कह रहा दिल्ली से 4 टन लेके जाएंगे, ठीक। यहाँ पे वो 4 टन हम डिस्पैच कर देंगे। यहाँ से लुधियाना आएंगे, यहाँ पे टन कितना है, 0 टन। कोई भी कैरी नहीं कर रहे लोड, जो हम लेके गए ये चंडीगढ़ में हमने दे दिया। लुधियाना में फिर हम 3 टन कैरी करेंगे, ये लिखा हुआ है 3 टन कैरी करेंगे, ये लो 3 टन, और वापस दिल्ली आएंगे। टन किलोमीटर के लिए किस डिस्टेंस में कितना टन है ये तो दे दिया, कितना लोड कैरी कर रहे हैं, किलोमीटर देना जरूरी है। जरा देखेंगे किलोमीटर के लिए, कहीं ना कहीं दिया होगा। ये रहा दिल्ली टू चंडीगढ़ 250, चंडीगढ़ टू लुधियाना 100 एंड लुधियाना टू दिल्ली यहाँ पे दे रखा है 150 किलोमीटर। लिख लो 250 किलोमीटर, 100 किलोमीटर एंड 150 किलोमीटर, यही दे रखा है। यस, यही दे रखा है। आगे कहता है राजू इज एक्साइटेड टू एक्सेप्ट द ऑर्डर बट इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल फॉर राजू टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट अलोन। राजू ये काम करना तो चाहता है पर वो अकेला नहीं कर पाएगा। He decided to hire a helper cum driver who will assist him in his work and will also drive in turn with Raju। कह रहा है राजू एक इंसान को रखना चाह रहा है जो हेल्पर के रूप में भी होगा, साथ में ड्राइव भी कर लेगा साथ में, है कि नहीं। 10 सच लॉन्ग कॉन्टैक्ट कैन बी मैनेज कंफर्टेबली, और एक इंसान को जब रख लेगा ना तो आराम से ये कॉन्टैक्ट मैनेज हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का है, ध्यान देंगे। दिस हेल्पर विल टेक 15,000 पर मंथ। अगर एक हेल्पर रखते हैं तो उसकी सैलरी कितनी देनी पड़ेगी, हेल्पर की 15,000 पर मंथ, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट विल स्टार्ट ऑन 15 जून, बताओ 15 जून से स्टार्ट हो रहा है एंड 14 सितंबर तक। एक बात बताना, कितना महीना हुआ, जून का हाफ, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर का लगभग हाफ, तो ये लगभग 3 मंथ हुआ। लेकिन अब मंथ में दिया ही था चीजें, डेज में भी दे दिया, किस दिन से किस दिन तक। अब बताओ कोई ट्रक चलता है तो चलने के ऊपर उसका डीजल का खर्चा आता है, जितना दिन चलेगा उतने ही दिन का डीजल का खर्चा आएगा। सिर्फ 3 महीने बोलता तो हम 3 महीने का निकाल देते, लेकिन डेज जब दे दिया तो हमें डेज को ध्यान देना पड़ेगा। और कई बार होता है इस 3 मंथ के दौरान 90 डेज आए, कई बार 91 डेज आ सकता है, कई बार 89 डेज आ सकता है। तो एक्चुअल में जितना डेज चला होगा ट्रक, उतने ही डेज का तो डीजल वगैरह का खर्चा लगेगा, उतना ही दिन तो लोड कैरी करके गया होगा, ठीक। तो इस बात को हम ध्यान देंगे कैलकुलेशन में। चलो बताओ जरा यहाँ पे डेज निकालेंगे। 15 जून को स्टार्ट हुआ तो 15 जून तो गया ही होगा, प्लस 15 जून से लेके 30 जून तक कितना दिन हुआ, 15 को भी इंक्लूड करना है। तो देखोगे 30 माइनस 14 करोगे, 14 को एक्सक्लूड करना है, 15 को तो गया था तो 15 को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो ये 16 आया, प्लस जुलाई 31, प्लस अगस्त के लिए कुछ कह रहा है। अगस्त में 2 दिन हॉलीडेज था, एक इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त और एक रक्षाबंधन का। अब अगस्त वैसे 31 का होता है 2 दिन हॉलीडे था तो 29 डेज अगस्त में गए होंगे, 29 जोड़ लो, प्लस सितंबर 14 तक गए हैं, 14 जोड़ लो। एक बार जरा करके बताओ कितना आएगा, 16 प्लस 31 प्लस 29 प्लस 14, 90 डेज आया, करेक्ट। तो ट्रक 90 डेज चला है। जो सैलरी है तो सीधा पर मंथ इंटू 3 कर देंगे 3 महीने के लिए, लेकिन जो खर्चे हैं वो 90 डेज को ध्यान में रख के निकालना पड़ेगा। सम अदर इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है कि ट्रक हमने 1 अप्रैल 2021 को लिया था, करेक्ट। लोन पे लिया था 20 लाख का, तो ट्रक का कॉस्ट कितना होगा 20 लाख, तभी तो 20 लाख का लोन पे लिया है, 10% इंटरेस्ट है, तो हर एक साल ट्रक का
जो लोन है उस पे इंटरेस्ट भी जा रहा होगा, ठीक। और हमने क्या मॉर्गेज किया था, ये इरेलीवेंट डेटा है। एवरी ईयर एंड हैज टू पे दिस मच एज एन इंस्टॉलमेंट। हर एक साल हम कितना इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, 5,27,595। अब बताओ, हर एक साल का इंस्टॉलमेंट दिया है, स्टार्टिंग का लोन अमाउंट दिया है, तो आप हर एक साल कितना इंटरेस्ट जा रहा होगा इस इंस्टॉलमेंट पे टेबल बना के निकाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट भी जा रहा होता है, प्रिंसिपल की भी कुछ रीपेमेंट होती है। तो अगली बार जो इंटरेस्ट लगता है वो रिमेनिंग बैलेंस जो लोन बच गया उसी पे तो लगेगा। तो रिड्यूसिंग बैलेंस पे, रिमेनिंग बैलेंस पे हमेशा इंटरेस्ट हम पे करते हैं। ये चीज आपने फाइनेंस में भी कई बार किया होगा, आसान है, देखेंगे। सेल्वेज वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ दिया है, इससे तो डेप्शन आ जाएगा, ठीक। और बोल रहा है डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालना है। सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्ज पर मंथ कितना है, 80,000। एंड डीजल एंड रनिंग एक्सपेंस जो है, क्या लिखा है, ट्रक रन ऑन डीजल एंड इट्स रनिंग एवरेज। एवरेज मतलब 1 लीटर डीजल पे कितना किलोमीटर चलेगा, तो 8 किलोमीटर चलेगा। अगर डीजल का खर्चा निकालना हो तो टोटल किलोमीटर देख लेंगे, डिवाइड बाई 8 करेंगे तो इतने लीटर डीजल चाहिए इनटू डीजल का रेट। कैलकुलेशन को थोड़ा बड़ा बनाने के लिए हर एक महीने डीजल का रेट अलग दे दिया है, तो हर एक महीने का सेपरेटली करना पड़ेगा। वैसे हम एक बार कर सकते थे, कैसे? डेली 250 किलोमीटर जाता है दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से 100 किलोमीटर लुधियाना, और 150, ये कितना होता है, 500 किलोमीटर डेली चलता है, करेक्ट। अगर ये ऐसे ना दिया होता, एक सिंगल रेट दिया होता, तो हम बोल देते 500 के लिए डेली चलता है, 90 से इंटू कर देते, इतना किलोमीटर आया, डिवाइड बाई 8 तो लीटर आ जाएगा डीजल का, इनटू रेट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हर एक महीने का रेट अलग है, तो हर एक महीने का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इससे थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है। और क्या बोल रहा है, ईयरली इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ लोन एंड ईयरली डिप्रिसिएशन इज चार्ज टू वर्क कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है कि जो इंटरेस्ट आएगा हर एक साल का प्लस डिप्शन, ये हम अपने कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, ठीक। डेप्रिसिएशन के लिए तो ठीक है, कॉस्ट में इंक्लूड होता है। इंटरेस्ट बताओ, इंटरेस्ट आपने देखा है, आप दिमाग मत लगाना, वैसे तो बोल रहा है इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्लूड करना है तो करना है। इंटरेस्ट के लिए हमने पढ़ा है कि इंटरेस्ट टोटल कॉस्ट में ले सकते हैं, ठीक। तो हम इंटरेस्ट को भी जोड़ेंगे, इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। पूछा क्या है, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, राजू वुड हैव अर्नड if he had no minimum charge limit of 75% of capacity on a absolute ton kilometer। कह रहा है कितना प्रॉफिट वो कमाएगा अगर वो जो 75% का क्राइटेरिया है ना कि मिनिमम मुझे 75% अपने कैपेसिटी का चाहिए ही चाहिए, वो ना हो तो। और दूसरा जो टन किलोमीटर लेना है वो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर लेना है। पता है दो टाइप के टन किलोमीटर होते हैं, एक एब्सोल्यूट जिसको वेटेड एवरेज बोलते हैं, कैसे निकलता है, टन इंटू किलोमीटर प्लस टन इंटू किलोमीटर, यानी कि टन किलोमीटर निकालेंगे और सम टोटल कर देंगे। दूसरा होता है कमर्शियल टन किलोमीटर, इसको सिंपल एवरेज भी बोलते हैं। ये कैसे आता है, एवरेज ऑफ टन, टन का एवरेज कर लो इंटू टोटल किलोमीटर। तो हमें कौन सा यूज करना है, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर यूज करना है, ठीक। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, इफ व्हीकल रन ऑन एम्प्टी देन ही वुड चार्ज ओनली फॉर डीजल एक्सपेंस। कह रहा है अगर खाली गया व्हीकल, कब खाली जाता है, चंडीगढ़ से लुधियाना खाली जाता है ना, तो उसमें जो डीजल का खर्चा आएगा, डीजल एक्सपेंस, उसके लिए हमें अलग से मिलेगा, ठीक। कोई बात नहीं, देखते हैं जरा, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आओ खर्चे में, डेप्रिसिएशन, कॉस्ट लेस सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, ये एक साल का डेप्रिसिएशन है, हमें 90 डेज का निकालना है, डिवाइड बाय 360 इंटू 90, तो ये डेप्रिसिएशन आया। दूसरा इंटरेस्ट, बताओ ये इनिशियल लोन है,
पहले साल इस पे इंटरेस्ट लगा होगा 2 लाख, हम इंस्टॉलमेंट कितना पे करते हैं 537,595। बताओ जो इंस्टॉलमेंट है उसमें इंटरेस्ट अगर इतना है तो प्रिंसिपल की रीपेमेंट कितना हुई होगी, इसमें से ये घटा दोगे तो ये आया। अब बताओ लोन 20 लाख था ठीक, इतना रीपेमेंट हो गया तो बैलेंस लोन, इसमें से ये घटा दोगे ये आया ठीक। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट अब इस पे लगेगा तो इस पे इंटरेस्ट निकाला, ये रहा। बताओ सेकेंड ईयर में भी हमने इतना इंस्टॉलमेंट पे किया होगा, जिसमें ये अगर इंटरेस्ट है तो लोन का रीपेमेंट, इसमें से ये घटा दो तो ये आया। ये हमारा लोन अमाउंट था सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में, इतना हमने रीपेमेंट कर दी तो सेकेंड ईयर के अंत में लोन का बैलेंस ये रहा। ऐसे ही आप रिड्यूसिंग तरीके से निकाल सकते हैं ठीक। इंस्टॉलमेंट चार्ट बोलते हैं इसको, आपने बहुत बार ये कहीं ना कहीं किया ही होगा ठीक चलो उसके बाद AS19 में तो करा ही होगा अकाउंट में भी। उसके बाद ये आया इंटरेस्ट ठीक। आ जाओ जरा, हम कौन से साल में हैं, 2021 में खरीदा था गाड़ी, 21-22, 22-23 तीसरा साल है 23-24, हम 24-25 में हैं करेक्ट। ये चौथा साल है, चौथे साल का इंटरेस्ट कितना, ये रहा। ये तो पूरे साल का इंटरेस्ट है, 90 डेज का इंटरेस्ट डिवाइड बाय 360 इंटू 90, तो ये रहा इंटरेस्ट का खर्चा। समझ में आया क्या? पूरा साल का इंटरेस्ट हमें पता है, ये तो 5वें साल का नहीं भी करते तो चलता, हमें चाहिए ये एक्चुअली फोर्थ ईयर का टोटल इंटरेस्ट 90 डेज का निकाल लोगे आप ठीक। दो चीज आ गया। अब आओ जरा डीजल का खर्चा भी देखो ये कैलकुलेशन छोड़ो, मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ। जून में देखो डेली 500 किलोमीटर चलते हैं, जून में 16 डेज है तो इतना हो गया, ये तो किलोमीटर हो गया, डिवाइड बाई 8 करूंगा तो लीटर आ जाएगा। कितना लीटर हमें वो चाहिए डीजल, इनटू रेट, जून का रेट है 80.3, कितना आएगा 500 इंटू 60 डिवाइड बाई 8 इंटू 80.30, ये आया ठीक ऐसे ही बताओ जुलाई का निकालना हो तो सर 500 किलोमीटर डेली चलता है, जुलाई में 31 डेज का है, इतना किलोमीटर है, डिवाइड कर देंगे 8 से तो ये लीटर आ जाएगा। कितना लीटर डीजल चाहिए इनटू जुलाई का रेट कितना है तो 80.5 के रेट से डीजल था, ऐसे आ जाएगा हर एक मंथ का। ये रहा डीजल का खर्चा। अब आगे उसके बाद यहाँ देखना, हमें लेना है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। कैसे आता है अभी बताया, टन इंटू किलोमीटर प्लस टन इंटू किलोमीटर। ध्यान से देखना, यही है ना, 250 इंटू 4 प्लस 100 इंटू 0 करोगे तो 0 ही आएगा, प्लस 150 इंटू 3। आप बोलोगे सर यहाँ 0 क्यों ले रहे हो, मिनिमम 3.75 वाला नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन में पहले रिक्वायरमेंट में बोला है मिनिमम 75% जो चार्ज करते हैं वो क्राइटेरिया नहीं है। हालांकि जब खाली जाएगा तो डीजल का खर्चा हमें रीइंबर्स होगा, वो ध्यान देंगे, कोई बात नहीं। तो 250 इंटू 4, 150 इंटू 3, ये तो एक दिन का है, इंटू 90 करोगे तो टन किलोमीटर आ जाएगा। चलो ये रहा, समझ में आया क्या? 10 रुपया चार्ज करते हैं ना पर टन किलोमीटर तो ये देखो दिस इंटू दिस, ये तो रेवेन्यू है, प्लस हमें डीजल का भी मिलेगा। कब सर, चंडीगढ़ से जब हम लुधियाना जाते हैं तो खाली जाते हैं, उस समय जो भी डीजल का खर्चा होगा उसके लिए हमें मिलेगा। जरा देखना, चंडीगढ़ से लुधियाना ये रहा 100 इंटू, यहाँ पे कर कर रखा है 100 किलोमीटर है इंटू, अब सीधा 90 नहीं कर सकते, क्यों सर, हर एक महीने का डीजल का खर्चा अलग है तो बारी बारी करेंगे। बताओ 100 इंटू जून का 16 डेज तो किलोमीटर आ गया, डिवाइड बाई 8 तो लीटर आ गया डीजल का, इंटू रेट से जुलाई अगस्त सितंबर का करोगे टोटल आ गया। ये भी हमें मिलेगा रीइंबर्समेंट, डीजल का खर्चा भी हम चार्ज करेंगे जो लगेगा वैकेंट में। ये दोनों हो गया रेवेन्यू। कॉस्ट में ये मैंने दिखा दिया था आपको, सैलरी 15,000 पर मंथ है इंटू 3, और सर्विस कॉस्ट 80,000 पर मंथ है इंटू 3, तो ये आ गया प्रॉफिट। एक काम करते हैं, जो खर्चे हैं ना उसको एक बार टोटल कर लेते हैं, आगे काम आएगा। कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है 3 मंथ में,
7,98,887 यही रहा, ये आगे काम आएगा। चलो, ये तो पहली रिक्वायरमेंट थी। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन का, अब फटाफट हो जाएगा। इफ द पेमेंट वाज मेड ऑन अ कमर्शियल टन किलोमीटर, कमर्शियल टन किलोमीटर क्या होता है, एवरेज ऑफ टन इनटू किलोमीटर। राजू हैड नो मिनिमम चार्ज लिमिट ऑफ 75%, हाउ मच वुड ही हैव लॉस्ट ड्यू टू नो मिनिमम चार्ज लिमिट। कह रहा है अगर हम नो मिनिमम चार्ज करें, मिनिमम चार्ज जो 75% है नहीं करे तो कितना नुकसान होगा। तो एक बार लिखेंगे मिनिमम चार्ज करे तो क्या कमाएंगे, एक बार लिखेंगे मिनिमम चार्ज नहीं करे तो क्या हमें कॉस्ट इनकर्ड होगा, क्या कमाएंगे। ठीक, प्रॉफिट के बेसिस में भी कंपेयर कर सकते हो, रेवेन्यू के बेसिस पे भी, ठीक, क्योंकि कॉस्ट दोनों ही केस में सेम रहेगा। प्रॉफिट के बेसिस पे कंपेयर कर लो और देखेंगे जो भी डिफरेंस होगा वही नुकसान होगा। ठीक। चलो, यहीं पे मिस्टेक है थोड़ा सा। अगर हम मिनिमम चार्ज नहीं फॉलो करते तो एवरेज ऑफ टन, देखो दिल्ली से चंडीगढ़ 4, चंडीगढ़ से लुधियाना 0, लुधियाना से दिल्ली 3, ये है 1 2 3, तो सिंपल एवरेज डिवाइड बाई 3, ये तो हो गया क्या, बताओ फटाफट से। एवरेज ऑफ टन इनटू किलोमीटर, 90 डेज में कितना किलोमीटर, डेली 5 से जाता है तो 90 डेज का ये आ गया। सिमिलरली अगर मिनिमम लिमिट अप्लाई होता है, यहीं पे इंस्टीट्यूट से छोटा सा मिस्टेक हो गया है, ये 4 टन है, 0 टन है, 3 टन है। बताओ मिनिमम लिमिट किस पे अप्लाई होनी चाहिए, जहां पे हमें 75% से कम मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे तो मेरे को टन मिला था कितना, 4, जो कि कितना है 80% है, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पे मैं 0 लोड कैरी करके गया था तो यहाँ 75% लगना चाहिए। यहाँ पे मैं 3 टन कैरी किया था, यहाँ पे भी 75% लगना चाहिए, और मुझे एवरेज लॉजिकली ऐसे करना चाहिए। कितना आएगा, 4 प्लस 3.75 प्लस 3.75 डिवाइड बाई 3, 3.83, ये है करेक्ट। ऐसा क्यों सर, जहां पे भी हमें कोई मिनिमम की गारंटी मिलती है ना कि मिनिमम इतना मिलेगा, तो अगर उससे ज्यादा कैरी करें तो ज्यादा के हिसाब से हम पेमेंट लेते हैं, और मिनिमम कब लेते हैं, जब हम उससे कम कैरी कर रहे हैं उसके लिए। पर इन्होंने टोटल का ही मिनिमम कर दिया है, टोटल यानी कि 5 टन का सीधा 75% कितना है, 3.75। ठीक, करने को आप एग्जाम में आए ऐसे ही कर देना, ज्यादा लॉजिकल क्या है मैंने आपको समझाया ये। चलो, ये रहा 10 रुपए के रेट से हमें मिलता है, तो ये रहा रेवेन्यू। रेवेन्यू के बेसिस पे भी कंपेयर कर सकते हैं, या प्रॉफिट निकाल के भी कंपेयर कर सकते हैं। कॉस्ट तो दोनों में सेम है, तो इट बिकम इरेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो प्रॉफिट के बेसिस पे भी कर सकते हैं, रेवेन्यू के बेसिस पे भी सेम ही आएगा। विदाउट मिनिमम लिमिट हमारा इतना प्रॉफिट है, विथ मिनिमम लिमिट हमारा इतना प्रॉफिट है, तो हमें कितना नुकसान हो रहा है, ये रहा दोनों का डिफरेंस। चलो, थर्ड, व्हाट विल बी द मिनिमम चार्ज ऑन अ एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर से हमें मिनिमम कितना चार्ज करना चाहिए इतना प्रॉफिट कमाने के लिए। बड़ा सिंपल है, कॉस्ट ले लो प्लस प्रॉफिट जोड़ दो, तो ये हमारा रेवेन्यू होना चाहिए। कॉस्ट कितना है, 798,887, उस समय ऐड करवा दिया था ना। प्रॉफिट कितना है, 270। कितना है रेवेन्यू, 798,887 प्लस 2,70,000, इतना हमें चार्ज करना है, 10,68,887। डिवाइड करेंगे कैसे, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर से। अब ध्यान देना जरा, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। अभी हमारी पॉलिसी क्या है, अभी हमारी पॉलिसी है कि मिनिमम हमें 75% तो मिलता है। मिनिमम 75% का मतलब है 3.75। अब बताओ जब टन किलोमीटर निकालेंगे, ध्यान से देखना इस बात इस बात को बस याद रखो, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। लुक एट दिस, पहला 4 है तो लिया है 4 टन टोटल, टन इंटू किलोमीटर, प्लस दूसरे रूट में 0 था तो मिनिमम हमें मिला है 3.75 टन किलोमीटर के हिसाब से। थर्ड रूट में 3 है तो मिनिमम हमें मिला है 3.75 के हिसाब से। यानी कि ये जो किया है इंस्टीट्यूट, यहाँ पे करेक्ट किया है, यहाँ पे 100% करेक्ट किया है। जब एब्सोल्यूट टन किलोमीटर लिया है, देखो 4 लिया है कि नहीं, और जहां पे कम है वहां पे मिनिमम 75% लिया है। पर जब इसी को हमने ऊपर
कमर्शियल एवरेज या सिंपल एवरेज तरीके से निकाला तो वहां पे थोड़ी सी मिस्टेक थी, मैंने आपको बता दिया। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, इससे डिवाइड करेंगे तो रेट आ जाएगा। चलो, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, तो ये तो हमने निकाल ही रखा है, ऐड कर दो, दिखा दो। डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट अभी मैंने बताया था ना, इंटरेस्ट 22,578, डेप्रिसिएशन 36,986। ठीक, चलो जो भी है आंसर देख के टिक कर देना, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। व्हाट इज द प्रॉफिट एज पर करेंट रेट चार्ज बाय राजू, यूज एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। करेंट रेट क्या है, वही कि मिनिमम हमें 75% मिलेगा, तो उससे टन किलोमीटर आ रहा है 1,74,000, अभी निकाला था ना 375। 10 रुपया चार्ज करते पर 10 किलोमीटर, तो ये रहा रेवेन्यू। और खर्चे, तो खर्चे तो हमें पता है 7,98,887, यानी कि सीधा घटा दोगे तो आ जाएगा। कहने का मतलब एक बार जब कैलकुलेट कर लिया है तो बार बार इन खर्चों को लिखने की जरूरत नहीं, सीधा टोटल कॉस्ट कर सकते थे। ये आ रहा है 9,44,863, इनका भी इतना ही आया, बस उसी खर्चे को दोबारा लिख दिया है। चलो, यही क्वेश्चन था, थोड़ा लॉजिकल ट्रिक की था, जहां पे मिस्टेक था मैंने आपको बता दिया कि ये जो इन्होंने लिया है कमर्शियल टन, इसमें सीधा 3.5 किया है, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक, मैंने जो बताया वो करेक्ट है, पर यही एब्सोल्यूट टन किलोमीटर करते टाइम इन्होंने वो कंसेप्ट अप्लाई किया है। आप खुद ही बताओ, रिक्शा भाड़ा अगर आप लेते हो ऑटो, मान लो वहां पे है कि मिनिमम 50 रुपीज चार्ज लगेंगे ही। ठीक, आप कितना भी कम ट्रैवल करो, तो उससे ज़्यादा अगर ट्रैवल करते हो तो 2 किलोमीटर तक का 50 रुपीज मिनिमम चार्ज है, उससे ज़्यादा करते हो तो पर रेट के अनुसार आता है। ये मिनिमम पता है शुरू के लिए ही अप्लाई हो रहा है ना, आगे उससे ज़्यादा ट्रैवल करोगे तो रेट अनुसार निकालेंगे। ऐसे ही है, जहाँ पे भी मिनिमम होता है, मान लो मेरी सैलरी है जो भी है, कि वेरिएबल कोई एक लेबर का मान लो वेरिएबल पेमेंट होती है, कि पीस रेट में भी हमने पढ़ा था ये कंसेप्ट कि ₹10 पर पीस, सब्जेक्ट टू गारंटेड 7 लाख पर ईयर। अब एक साल में उसका वेजेस ऐसे निकालते हैं, 7 लाख से ज्यादा है तो यही मिलता है, 7 लाख से कम है तो गारंटेड वेजेस मिलता है। यानी कि जहां पे भी मिनिमम गारंटी मिलती है, मिनिमम तभी लगाना है जब उससे कम हमें मिल रहा, उससे ज्यादा मिल रहा है तो ऑब्वियसली एक्चुअल लेना होता है। ठीक, चलो, ये जो कंसेप्ट है ये है ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट चैप्टर से। एंड बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। बताओ, ईसाल्ट एक कंपनी है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मेन प्रोडक्ट इसका क्या है, जो स्ट्रांगली रिएक्टिव है अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड से, और साथ ही में एक और बाई प्रोडक्ट बनता है हैलोजन। तो देखो, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट है, करेक्ट। यहाँ से कहानी शुरू होता है। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर कंपनी ने परचेज किया था बेस मटेरियल इतना, प्रीवियस ईयर में हमने मटेरियल का खर्चा इतना किया था। करेंट ईयर में डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन बाय 2 टाइम्स। अब करंट ईयर में प्रोडक्शन डबल करेंगे, 2 टाइम्स से इंक्रीज कर रहे हैं, बाई का मतलब इतने से बढ़ेगा। तो बताओ, मटेरियल का भी तो खर्चा ज्यादा लगेगा, ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा लगेगा, इतना तो था ही, प्लस इसका 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, 5,34,000 का 2 टाइम्स 10,68,000 से बढ़ जाएगा, तो टोटल मटेरियल का इस बार खर्चा आएगा 16,02,000। ठीक, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन कन्वर्जन कॉस्ट इंक्रीज 2-3 टाइम्स, 2 का मतलब बढ़ के 3 टाइम्स हो जाएगा। अभी कन्वर्जन कॉस्ट कितना है, 8,01,000, इंटू 3 करोगे तो अब कन्वर्जन कॉस्ट लगेगा इस साथ इतना। ठीक, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है पिछली बार के तुलना में। ठीक, बाई और टू ध्यान रखना, जो आपका पहला खर्चा था मटेरियल का, बेस मटेरियल का, वो बाई 2 टाइम्स बोला था, तो इसका 2 टाइम्स से बढ़ जाएगा और इतना हो जाएगा बढ़ के। और ये था 8,01,000, ये क्या बोल रहा था, इंक्रीज बाई 3 टाइम्स, तो सीधा बढ़ के 3 टाइम्स के बराबर हो जाएगा। ठीक, करंट ईयर में हमने कितने बनाए और बेचे, तो ये रहा दे रखा है, यानी कि ये रहा मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट जोड़ के ज्वाइंट कॉस्ट, यही है ना ज्वाइंट कॉस्ट, ये टोटल खर्चे 1602 प्लस 2403
ये रहा, इससे दो बन रहे हैं, एक सोडियम, दूसरा हैलोजन, करेक्ट। कितना बन रहा है 24030, किस रेट से बिकेगा 100। ये बन रहा है 16020, किस रेट से बिकेगा 150, करेक्ट। आगे, ड्यूरिंग द ईयर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी अपॉइंटेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ विंसलिन विच कैन बी प्रोड्यूस फर्दर बाय हैलोजन। कह रहा है इससे एक प्रोडक्ट बन जाएगी फर्दर प्रोसेसिंग करके, और उस प्रोडक्ट को कितने में बेच सकते हैं, हैविंग सेलिंग प्राइस 250 हायर देन हैलोजन का प्राइस। हैलोजन कितना है 150, 250 इससे ज्यादा महंगे में, 150 प्लस 250 जोड़ दोगे तो इसका प्राइस हो जाएगा 400। और प्रोडक्शन होगा कितना, तो प्रोडक्शन होगा 10,012.5 यूनिट्स। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना लगेगा इसको बनाने में, तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगा ये रहा, करेक्ट। पूछा क्या है, फॉर द करेंट ईयर अमाउंट ऑफ बेस मटेरियल परचेज एंड कन्वर्जन कॉस्ट, ये रहा हमने निकाल रखा है, सी नंबर। ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शन करना है फिजिकल यूनिट बेसिस पे। बताओ ज्वाइंट कॉस्ट कितना है 40,05,000, फिजिकल यूनिट कितना है 24,030 और 16,020 के रेशियो में बांट नहीं सकते आप। पहला आपने निकाल लिया, दूसरा फिजिकल यूनिट देखो इस रेशियो में बांट देना है ये टोटल खर्चे को, ठीक। थर्ड है ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शन करना है सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, यही है स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो 24,030 इंटू 100, 16,020 इंटू 150, इस रेशियो में, यही है सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, इस रेशियो में बांटना है 40,05,000 को। चलो जरा करके देखना, 24,030 इंटू 100 ये सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ है, स्प्लिट ऑफ, और ये 16,020 इंटू 150, इस रेशियो में इसको बांट दो, ये टोटल ज्वाइंट कॉस्ट है। और क्या, नेक्स्ट ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शन करना है बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हैलोजन ऑन द बेसिस ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो एनआरबी आ जाएगा, और कोई सेलिंग एक्सपेंस वगैरह तो है नहीं उस रेशियो में। बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड वो तो सेल वैल्यू एट स्प्लिटअप पे ही बिकता है, तो उसके लिए वही लेंगे, लेकिन जो हाइलोजन है वो फर्दर प्रोसेस होता है। तो यहां देखो ये रहा 10,012.5 इंटू 400 सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस 8,01,000 तो ये आ जाएगा एनआरबी। इसके लिए तो यही है एनआरबी, इसी स्टेज पे सेल होता है, इस रेशियो में बांटना है, इसके लिए यही एनआरबी आएगा क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कुछ नहीं है। इसके लिए इनटू करोगे 400 से तो ये आया, लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो एनआरबी, इस रेशियो में ये टोटल ज्वाइंट कॉस्ट को बांट दो। नेक्स्ट डिसीजन रिगार्डिंग फर्दर प्रोसेसिंग, बड़ा सिंपल है, किसी को फर्दर प्रोसेस करे कि ना करे, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू देख लेंगे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट देख लेंगे। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना है सर, फर्दर प्रोसेसिंग करे तो इतना यूनिट बन रहा है, इस रेट से बिकेगा, नहीं करे तो 16,020 यूनिट बन रहा है 150 के रेट से बिक रहा है, ये है इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। इतना विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद इतने में बिक रहा है इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। इंक्रीमेंटल कॉस्ट 8,01,000, ठीक। ये देखो ये रहा और ये रहा सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, दोनों का डिफरेंस इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ये रहा इंक्रीमेंटल बेनिफिट। अगर इंक्रीमेंटल बेनिफिट है फर्दर प्रोसेसिंग से तो फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे, और क्या। तो पूछा क्या है इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, ठीक। चलो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 16,002। चलो नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है ये है तो वेरी इजी, पर ये इतने मार्क्स में कभी भी नहीं आया है, ठीक। 2 मार्क्स में पूछ रहा है। अर्ली स्टेज में जब क्वेश्चन आए थे, आप देखना मई 2018 या नवंबर 19 में, तो ये 8 नंबर में आया था, 10 मार्क्स में आया था, 8 नंबर तो गलत बोल दिया।
फिर बाद में ये क्वेश्चन आने लगा 5 मार्क्स में। अब बताओ, ये क्वेश्चन है तो बहुत आसान, लेकिन आया है 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स के हिसाब से थोड़ी टाइम टेकिंग है। चलिए देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है, इंसेंटिव स्कीम के ऊपर है, लेबर कॉस्ट से पूछा हुआ क्वेश्चन है। मिस्टर बीन पेड हायर वेजेस देन मिस्टर एकन, दो देयर नॉर्मल वेज रेट इज सेम, मिस्टर बीन गेट हायर पेमेंट अंडर हॉल से। एक है मिस्टर बीन, दूसरा है एकन। इसको हल्से के अनुसार मिलता है, इसको रोवन के अनुसार मिलता है, आगे यही बोलेगा। दोनों का सेम ही वेज रेट है। ये वही क्वेश्चन है जिसमें नॉर्मल वेज रेट निकालते हैं और मटेरियल कॉस्ट भी निकालते हैं। ठीक, टोटल टाइम जो दिया गया है वो 75 आवर है, टाइम टेकन 60 एंड 45। स्टैंडर्ड आवर 75 है दोनों के केस में, एक्चुअल आवर है इसका 60, इसका 45। ठीक, तो 15 आवर 30 आवर टाइम सेव आ जाएगा। ठीक, टाइम सेव का 50% बोनस मिलता है हल्से के अनुसार। इसमें टाइम सेव इनटू रेट इनटू एक्चुअल आवर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर के रेशियो में बोनस मिलता है। ठीक है, नॉर्मल वेज रेट कितना है हमें नहीं दिया, पर दोनों के लिए वेज रेट सेम है। आगे बोल रहा है द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो इन्वॉल्व अदर कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ लेबर का खर्चा तो आता नहीं है, और भी खर्चे लगते हैं प्रोडक्ट बनाने में। अदर देन ट्रेसेबल कॉस्ट दैट आर नॉट ट्रेसेबल डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट। जो कॉस्ट ट्रेसेबल नहीं है प्रोडक्ट के साथ, ये किसका इंडिकेशन है? तो ये कह रहा है ओवरहेड के बारे में। डायरेक्ट कॉस्ट आर ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट, यानी कि मटेरियल डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल होते हैं। जो नहीं ट्रेसेबल है उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड बोलते हैं। ठीक। और एग्जांपल दे दिया, जैसे कि क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर की सैलरी, फैक्ट्री का रेंट, ये वगैरह है। विच कम्स टू बी दिस मच लीडिंग टू फैक्ट्री ओवरहेड रेट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्री ओवरहेड रेट। ठीक, इससे फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा दोनों ही वर्कर के लिए। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, इसमें क्या आता है? मटेरियल का खर्चा प्लस लेबर का खर्चा प्लस ओवरहेड का खर्चा। ठीक, एकन के लिए और मिस्टर बीन के लिए दे रखा है। मिस्टर बीन का कितना है? 129,600। एकन के लिए कितना है? 1,25,640। करेक्ट। पूछा क्या है? नॉर्मल वेज रेट और मटेरियल का कॉस्ट। इस क्वेश्चन में जब भी हम करते हैं इक्वेशन बनाना पड़ता है। मटेरियल को मान लेता हूं x और नॉर्मल वेज रेट को मान लेता हूं y। बताओ इस केस में, इसके केस में वेजेस निकालना हो तो कैसे निकलेगा? एक्चुअल आवर इनटू रेट प्लस टाइम सेव इनटू रेट का 50%, तो ये तो आ गया 67.5y। अच्छा, एक इक्वेशन अब यहां से बन जाएगा, मटेरियल प्लस लेबर का खर्चा प्लस ओवरहेड। ओवरहेड कैसे निकलता है? एक्चुअल में कितना घंटा काम हुआ उस अनुसार ओवरहेड चार्ज होता है। 60 आवर इंटू ओवरहेड का रेट कितना है? 120 इज इक्वल टू, तीनों मिला के 129,600। बताओ, और x प्लस 67.5y इज इक्वल टू 122,400। ये पहला इक्वेशन। दूसरा, इसका वेजेज कैसे मिलता है? रोवन प्लान के अनुसार। ठीक, कितना आएगा वेजेज? एक्चुअल आवर इनटू रेट प्लस, इसका भी रेट सेम है, प्लस टाइम सेव इनटू रेट इनटू एक्चुअल आवर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर। ये कितना आएगा? 30 इंटू 45 डिवाइड बाई 75, 18 प्लस 45, 63y। इक्वेशन बनेगा मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, ओवरहेड। ओवरहेड इनकर्ड होता है जितना घंटा एक्चुअल में काम हुआ होता है उस पे, इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट x प्लस 63y इज इक्वल टू, करना जरा, 45 इंटू 120 माइनस 125,640। ये है इक्वेशन 2। अब x और y की वैल्यू निकाल लो। ठीक, सिमुल्टेनियस इक्वेशन को सोल्व करके। सबसे बढ़िया है x प्लस 67.5y इज इक्वल टू 122,400 है ना। दूसरा इक्वेशन है x प्लस 63y इज इक्वल टू 120,240।
दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दो, ये कट जाएगा, ये 4.7 y इज इक्वल टू कितना आएगा, y की वैल्यू निकाल लेना, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डालोगे x की वैल्यू आ जाएगा। कौन करेक्ट जर्नल एंट्री है इसमें से जो कि कॉस्ट के बुक में दिखेगा, अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड, अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड कॉस्टिंग पीएल डेबिट होता है। 2 जो भी ओवरहेड होगा वो क्रेडिट होगा, अंडर रिकवरी कॉस्टिंग पीएल में डेबिट होता है, ओवर रिकवरिंग कॉस्टिंग पीएल में क्रेडिट होता है। ये सिर्फ कॉस्टिंग पीएल डेबिट सी नंबर में है, तो सी नंबर करेक्ट है। चलो, ड्यू टू सडन राइज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ एरो लिमिटेड फॉर करेंट ईयर इनहेंस टू 3 times ऑफ द एवरेज सेल ऑफ पास्ट 4 years। पास्ट के 4 ईयर का जो एवरेज सेल है उसका 3 times इस बार का सेल है, ठीक, डिमांड बढ़ने की वजह से। ब्रेक इवन पॉइंट और वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, ये रहा पास्ट ईयर के सेल, और पास्ट ईयर के सेल में ईयर 1 को लेटेस्ट बोला है कि जस्ट पिछला साल ये है, उससे भी एक साल पीछे ये है, तो हमें पास्ट 4 ईयर का एवरेज निकालना, तो ये हो गया पास्ट 4 ईयर, ठीक। फिक्स कॉस्ट निकालने को बोला है, बताओ जरा, अगर ब्रेक इवन पॉइंट दे तो ब्रेक इवन पॉइंट का संबंध तो है फिक्स कॉस्ट से, कैसे निकलता है, बीपी रुपीज में दिया है, बताओ, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीबी रेशियो। सर अगर फिक्स कॉस्ट निकालना हो तो इस इक्वेशन से ब्रेक इवन सेल जो रुपीज में है उसमें पीबी रेशियो इनटू कर दूंगा तो काम चल जाएगा। ब्रेक इवन रुपीज में दिया है, पीबी रेशियो नहीं पता है, हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेल्स बताओ, इनका एवरेज करो पहले, 62 लाख प्लस 50 लाख प्लस 52 लाख प्लस 44 लाख डिवाइड बाई 4, 52 लाख आ रहा है। सेल कितना है, इनहेंस 2-3 times ऑफ द एवरेज सेल, इसका 3 times कितना होता है, 1 लाख, 1 करोड़ 56 लाख, इतना बढ़ गया है, बढ़ के इतना हो चुका है, लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। अब आ गया तो पीबी रेशियो निकाल लो, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स इनटू 100, 40%, बताओ ये आया। ब्रेक इवन सेल ये रहा 1 करोड़ 17 लाख, तो ये आ रहा है 1 करोड़ 17 लाख इंटू 40%, 4680, ठीक। चलो, ड्यू टू टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल रीजन एफेट लिमिटेड प्रोड्यूसेस इन अ बैच, बैच कॉस्टिंग से क्वेश्चन है। हमारा प्रोडक्ट का डिमांड कितना है, 9000 पर मंथ, तो पूरे साल में हमें फिनिश गुड्स कितने बनाने पड़ेंगे, 9000 इंटू 12, बताओ 12 इंटू 9 करोगे, ये आएगा 1,08,000, ठीक। सेटअप कॉस्ट दिया है, कैरिंग कॉस्ट भी दिया है। हाउ मेनी रन द कंपनी नीड, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन बोल रहा है, कितने बार बैच बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो बैच का साइज निकाल लो, ठीक। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी 2a इंटू सेटअप कॉस्ट डिवाइड बाई कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट रूट ओवर, ये आ रहा है 7590, ठीक। एंड अगर आपको नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन निकालना हो तो 1,08,000 डिवाइड बाई 7590, ये आएगा 14.23, यानी कि 14.23। अब हमें 15वां ऑर्डर तो बनानी ही पड़ेगी, बस फर्क क्या है, 15th बार जो बनाएंगे उसका 23% इस साल सेल होगा, बचा हुआ जो है 77% वो अगली बार सेल होगा, पर बनाना तो 15 बार पड़ेगा, तो 15 करना पड़ेगा आपको, हमेशा अपर साइड राउंड अप करके बताना पड़ेगा, ठीक। बजटेड फिक्स ओवर दिया है, ठीक। बजटेड यूनिट भी दिया है, बजटेड आउटपुट भी दिया है, ठीक। हाउएवर एक्चुअल आउटपुट ये रहा,
नो फिक्स ओवर कॉस्ट वेरिएंस। ओ माय गॉड, फिक्स ओवर कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है सर? रिकवर्ड में से एक्चुअल घटाते हैं तो फिक्स ओवर कॉस्ट वेरिएंस आता है, करेक्ट। ये अगर जीरो है तो यानी कि रिकवर्ड इज इक्वल टू एक्चुअल। एक्चुअल ओवरहेड कितना है? जितना ओवरहेड रिकवर्ड है, तभी तो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस जीरो आ रहा है। पूछा क्या है? एक्चुअल फिक्स ओवरहेड बताइए। एक्चुअल बताना है, रिकवर्ड के बराबर होगा। रिकवर्ड कैसे निकलेगा? देखो, बजटेड रेट निकाल लो जिसको रिकवरी रेट बोलते हैं। आउटपुट में है तो पर आउटपुट ही आ जाएगा। 75 लाख डिवाइड बाई 15,000, तो ये आ गया 500, करेक्ट। 500 आया। अब रिकवर्ड निकालना हो तो 500 पर यूनिट है, हमने बनाया कितना है? 15,600। 78 लाख आ रहा है रिकवर्ड, उतना ही होगा एक्चुअल भी। ठीक, आते हैं जरा डिस्क्रिप्टिव पे। सानू हैज कैलकुलेटेड प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट। प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट का मतलब क्या है बताओ? सर यही तो है ओवरहेड रेट जो हमने ओवरहेड चैप्टर में पढ़ा था। बस पर आवर दिया है तो ओवरहेड रेट हमने पर आवर निकाला है। कैसे निकलता है? बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाई, अब आवर है ना तो बजटेड मशीन आवर हमने निकाल रखा है 22। क्यों निकालते हैं? ये प्रोडक्ट पे ओवरहेड के खर्चा चार्ज करने के लिए। ठीक, आगे ये रेट कैसे कैलकुलेट हुआ है? बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी यानी कि बजटेड मशीन आवर के बेसिस पे। ठीक। एंड कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर ऑब्जर्विंग ओवरहेड यानी कि प्रोडक्ट पे ओवरहेड का खर्चा चार्ज करने के लिए ये रेट सही है। और आपको दे रहा है ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड वेरियस लेवल। ये रहा ओवरहेड का खर्चा, ये रहा इतना मशीन आवर पे इतना होता है, इतने मशीन आवर पे इतना होता है। इससे बताओ दो लेवल ऑफ अगर कॉस्ट अलग अलग लेवल पे दे रखा हो तो उससे हम वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमने यूनिट कॉस्टिंग में पढ़ा था सबसे पहले। ठीक, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन यूनिट, तो ये पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट देता है। अगर आवर ले लोगे तो पर आवर वेरिएबल कॉस्ट आएगा। लेवल ऑफ एक्टिविटी कोई भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है, यूनिट में भी हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। पूछा क्या है? वेरिएबल ओवरहेड ऑब्जर्प्शन रेट पूछ रहा है, यानी कि ये जो ओवरहेड का खर्चा है, ठीक, इसमें वेरिएबल फिक्स दोनों होंगे। हम तो ओवरहेड रेट निकालते हैं, ये टोटल है तो वेरिएबल का पूछ रहा है, बड़ा सिंपल है। चेंज इन ओवरहेड डिवाइड बाई चेंज इन मशीन आवर, किसी भी दो लेवल पे निकाल लो। चलो मैं इस पे निकालता हूँ। दोनों में चेंज कितना है? दोनों में मशीन आवर में चेंज कितना है? डिवाइड करोगे 347,625 माइनस 338,875 डिवाइड बाई, तो यह आया 8.75। ठीक, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है? फिक्स बताओ। एक बार वेरिएबल आ गया, ठीक, तो फिक्स नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। एट एनी लेवल, किसी भी लेवल पे टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो फिक्स आ जाता है। मान लो एट 14,500 आवर्स पे ही निकाल रहा हूँ, मशीन आवर्स पे टोटल कॉस्ट कितना है? 338,875। वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? 14,500 इंटू 8.75, तो ये आ गया 2,12,000। कह रहा है अमाउंट ऑफ अंडर ओवर ऑब्जर्व, नहीं तीसरा तो अभी रह गया ना। बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी यानी कि बजटेड मशीन आवर निकालने को बोल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मान लेता हूं एक्स। तो पता है ओवरहेड रेट कैसे निकलता है? बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाई बजटेड मशीन आवर। ओवरहेड रेट 22 मुझे पता है, बजटेड ओवरहेड ये मुझे नहीं पता, लेकिन निकाल सकता हूँ। बताओ, वेरिएबल रेट तो पता है 8.75, ये मशीन आवर एक्स मनाओ, एक्स इंटू 8.75 प्लस फिक्स 2,12,000, तो ये बजटेड ओवरहेड आ गया डिवाइड बाई बजटेड मशीन आवर एक्स। अब नहीं निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू आएगी वही ये है। अंडर ओवर ऑब्जर्प्शन बताइए, अगर एक्चुअल मशीन आवर ये रहा, एक्चुअल ओवरहेड ये रहा, रिकवर्ड कितना आता है?
सर एक्चुअल मशीन आवर ये रहा 14970 इंटू 22, तो ये रिकवर्ड आ जाएगा 329 340। इसमें से घटा दूंगा सर एक्चुअल, रिकवर्ड में से जब एक्चुअल घटा देते हैं तो आ जाता है अंडर ओवर रिकवरी। यहाँ पे ओवर रिकवरी का केस है, ठीक। तो ये ओवर रिकवरी है। स्टेट द आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट, फेवर में और अगेंस्ट में क्या आर्गुमेंट है। डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट एज अपोज टू सिंगल या ब्लैंकेट रेट, अलग अलग डिपार्टमेंट का सेपरेट ओवरहेड रेट निकाल के प्रोडक्ट पे चार्ज करे, कि सिंगल एक पूरी फैक्ट्री का सिंगल रेट निकाल के ओवरहेड पे चार्ज करे। इसके फेवर में जरा आर्गुमेंट दीजिए और अगेंस्ट में भी दो दो लाइन लिख देना, ठीक। सिंपल है, थ्योरी से रिलेटेड है। जिस बच्चे को ब्लैंकेट रेट एंड मल्टीपल रेट, हमने एक चीज पढ़ी थी ना कि ओवरहेड रेट जो है ना, सिंगल ओवरहेड रेट किन केसेस में बढ़िया होता है, उतना भी ध्यान रहे तो बच्चा मिला के लिख देगा। चलो, ये है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वेरी मच इजी है, इसमें कुछ भी ट्रिकी नहीं था। ये रहा एक प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड कॉस्ट, हमने टोटल में एक्चुअल में 12,000 बनाया है। 12,000 का एक्चुअल कॉस्ट ये रहा मटेरियल का, ये रहा लेबर के बारे में, ठीक। पूछा क्या है, मटेरियल प्राइस एंड यूसेज वेरिएंस, लेबर रेट एंड इफिशिएंसी वेरिएंस। वेरी गुड। मटेरियल की बात करूं, ये रहा मटेरियल, तो एक्चुअल कितना लगा है, एक्स वाई जेड, ये रहा 50,000 8.8 के रेट से, 72,000 5.6 के रेट से, 354 2.4 के रेट से। स्टैंडर्ड की बात करूं तो रेट तो हमें पता है 862, लगा कितना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होना कितना चाहिए था, 12,000 यूनिट बनाया, एक के लिए 4 लगता है, तो 12 इंटू 4 48,000। बताओ 12,000 इंटू 6 72,000, और ये 30 यूनिट लगते हैं, तो 12,000 इंटू 30 3,60,000। इसके बाद सब बन जाएगा। रेट पूछा है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड प्राइस लेस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। नहीं निकाल सकते आप एक्स वाई जेड का, बताओ फटाफट से। सब चीज अब बना दिया है। स्टैंडर्ड प्राइस क्या है 8, एक्चुअल प्राइस 8.8 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 50,000। सेकेंड केस में स्टैंडर्ड प्राइस 6 5.6 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 72,000। थर्ड केस में स्टैंडर्ड प्राइस है 2.4 एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 3,54,000, जो भी आएगा ये टोटल। मटेरियल यूसेज वेरिएंस पूछ रहा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, यही है ना। एक्स वाई जेड का बताओ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 48,000, एक्चुअल क्वांटिटी 50,000 इंटू स्टैंडर्ड रेट, ये रहा 8। आराम से बना लोगे आप, बस डालना ही तो है वैल्यू। चलो, दूसरा है लेबर के लिए, तो ये जरा इरेज कर देता हूं मैं मटेरियल का, फिर लेबर पे आते हैं डिस्कशन को। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है सारे बुक के क्वेश्चन है, यानी कि ऑलरेडी बुक में ऐसे क्वेश्चन दिख जाएंगे, किसी भी टीचर से आपने पढ़ा हो। कंपनी वर्क 70,000 आवर ड्यूरिंग द ईयर, फॉर 10,000 आवर कंपनी पेड 24 का रेट एंड रिमेनिंग कंपनी पेड एट स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर रेट रुपीज, ये कितना है, तो स्टैंडर्ड आवर है, देखना जरा, 6 आवर हमें मिलता है 12,000, 12 इंटू 6 72,000। स्टैंडर्ड रेट कितना है 16 का। एक्चुअल की बात करूं तो एक्चुअल में देखना 70,000 काम किया, 10,000 के लिए 24 रेट था, बचा हुआ 60,000 के लिए सिमिलरली 16 ही रेट था। अब जब आएगा लेबर रेट वेरिएंस, तो बताओ, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल पेमेंट आवर, पर यहाँ पेमेंट वर्किंग आवर सेम है तो एक्चुअल आवर लिख देता हूँ। बताओ रेट का डिफरेंस इनटू एक्चुअल आवर, शुरू के 60,000 तक तो कोई रेट का डिफरेंस ही नहीं है, दोनों का 16 है, सिर्फ 10,000 का है, तो 16 माइनस 24, तो इनटू ये सिर्फ 10,000 पे है, 10,000 जो भी आएगा। दूसरा लेबर इफिशियंसी वेरिएंस पूछा है, इफिशियंसी वेरिएंस कैसे निकलता है,
सर स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक, तो ये बिल्कुल आसान था। ये क्वेश्चन एज इट इज बुक का क्वेश्चन है, पता नहीं इंस्टीट्यूट की ही बुक में दे रखा है, सब टीचर ने अपने बुक में रखा होगा, इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आई होगी। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आंसर इंस्टीट्यूट दिया है ना, ये बुक में भी गड़बड़ दे रखा है, यहाँ पे भी गड़बड़ दे रखा है। ठीक, चलो हमारे पास 10 वर्कर है, हम सोच रहे इंट्रोड्यूस करें इंसेंटिव स्कीम, चाहे हल से या रोवन। हल से में 50% बोनस देंगे, हल से अलग अलग वेरिएंट में आता है, जो नॉर्मल हल से हम पढ़ते हैं वो 50% बोनस के साथ ही है। ठीक, फॉर इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी टू इंक्रीज डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट बाई 25%। अगर हमारा प्रोडक्शन 25% से बढ़ाना है तो लेबर की इफिशियंसी भी बढ़नी चाहिए 25% से, प्रोडक्शन कैपेसिटी, तभी तो डिमांड मीट हो पाएगा। तो हम इंसेंटिव स्कीम क्यों लेके आ रहे हैं कि भाई लेबर की इफिशियंसी बढ़े। ठीक, तो एक तो रिक्वायरमेंट है कि लेबर की इफिशियंसी 25% से बढ़ना चाहिए, तभी जाके प्रोडक्शन का हमारा जो रिक्वायरमेंट है कि 25% से डिमांड बढ़ेगा वो मीट हो पाएगा। दूसरा, सी फील दैट इफ प्रपोज स्कीम could bring about 20% increase in over present earning of a worker, it will be sufficient incentive to produce them more। और जो है सीवी, उसका क्या बिलीव है कि अर्निंग जो है ना वो 20% से बढ़ना चाहिए। वो स्कीम जिसमें अर्निंग 20% से बढ़ेगा वही बेहतर है। क्यों? क्योंकि उसका मानना है अर्निंग जब 20% से बढ़ेगा ना वर्कर का, फिर वो अच्छी प्रोडक्टिविटी से काम करेगा और प्रोडक्शन कितने से बढ़ जाएगा? 25% से। तो हमें कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए अंत में पूछे तो? जिसमें इफिशियंसी 25% से बढ़ रहा हो और लेबर का अर्निंग 20% से बढ़ रहा हो। तो डिसीजन हमें इसके बेसिस पे देना है कि लेबर की अर्निंग 20% से बढ़ रहा है कि नहीं। पर इंस्टीट्यूट डिसीजन दे देता है लेबर कॉस्ट किसमें कम आ रहा है पर यूनिट। नहीं, हमको दो चीज ध्यान देना है, इफिशियंसी बढ़ना चाहिए और अर्निंग भी बढ़नी चाहिए। चलो अभी गारंटेड आवरली वेज रेट ये है। ठीक साथ ही में एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ये रहा, स्टैंडर्ड आवर है ये, 1 यूनिट का कितना दिया है? 2 आवर्स। ठीक है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ 8, नंबर ऑफ आवर्स डेली कितना वर्क करते हैं ये 25 है, 8 है, और एक्चुअल प्रोडक्शन ये रहा। एक बात बताओ, एक्चुअल आवर कितना घंटा काम करते होंगे? सर 25 इंटू 8, इतना तो आवर है और 10 वर्कर है, तो टोटल वर्कर का एक्चुअल आवर है 25 इंटू 8 इंटू 10, 2000। स्टैंडर्ड आवर कितना मिलेगा? सर 1250 यूनिट बनाया, एक यूनिट के लिए 2 आवर है, 1250 इंटू 2, 2500, यानी कि टाइम सेव कितना है? 500। बताओ इफिशियंसी अगर कोई पूछे तो सिंपल इफिशियंसी होता है स्टैंडर्ड आवर डिवाइड बाय एक्चुअल आवर इनटू 100, यानी कि 2500 डिवाइड बाय 2000 इंटू 100। ठीक, 125%। क्या लेबर की इफिशियंसी बढ़ रही है 25% से? हाँ जी सर बढ़ रहा है, तो इफिशियंसी तो बढ़ गया। अब बाद में ये भी चेक करेंगे, थर्ड पॉइंट में पूछा है कौन सा स्कीम सिलेक्ट करें, थर्ड पॉइंट को बताने के लिए कि अर्निंग किसमें 20% से बढ़ रहा है। सबसे पहले पूछा इफेक्टिव अर्निंग बताइए पर आवर अंडर हल्स एंड रोवन। अर्निंग पर आवर का मतलब टोटल अर्निंग निकालेंगे डिवाइड बाई एक्चुअल आवर। ठीक अब यहां पे एक्चुअल में एक्चुअल आवर आपको पता है, टाइम सेव पता है, हल्से में 50% टाइम सेव का मिलता है और रोवन में टाइम सेव इंटू रेट इंटू एक्चुअल आवर डिवाइड बाई स्टैंडर्ड आवर, सब चीज पता है। रेट आवरली रेट ₹2 है, ये भी पता है। आप नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। चलो इसको टिक करा देता हूं, ये रहा बेसिक 2000 इंटू 2, ये रहा प्लस बोनस 50% टाइम सेव का, तो ये तो आया किसका? हल्से के अंदर। अगर पर आवर निकालना हो तो ये रहा डिवाइड बाई आवर, तो ये रहा पर आवर रेट। रोवन में अगर निकालना हो तो ये रहा वेजेस, पर आवर निकालना हो तो ये रहा। दूसरे में पूछा है सेविंग इन लेबर कॉस्ट पर पीस। अभी लेबर कॉस्ट पर पीस कितना है? 2 रुपया हम देते हैं ना 1 घंटे का, 1 यूनिट बनाने में 2 घंटा लगता है, 4 है। पर पीस लेबर कॉस्ट 4 है, ये प्रेजेंट है।
हलसे में बताओ सर, हलसे में ये रहा लेबर कॉस्ट, डिवाइड कर देंगे 1250 पीस से तो पर पीस आ गया। सेविंग कितना है सर, 4 रुपीज पहले लगता था, अब इतना लग रहा है, ये रहा। दूसरा रोवन में बताओ, लेबर कॉस्ट इतना इनकर्ड हो रहा है इतना यूनिट बनाने के लिए, तो ये रहा लेबर कॉस्ट पर पीस, पहले लगता था 4 रुपीज, तो सेविंग कैसे निकलेगा, डिवाइड माइनस करके, तो ये आ गया लेबर कॉस्ट। ठीक। थर्ड में पूछा था कौन सा एडवाइस करें, तो ये सेविंग के बिहाफ पे नहीं देना है हमें, सिर्फ सेविंग के बिहाफ पे नहीं देना है। क्यों, हमें अर्निंग को भी ध्यान रखनी है। अर्निंग 20% से किस में बढ़ रहा है, जरा यहाँ पे देखो, 2 रुपीज पर आवर अर्निंग था नॉर्मल, अब बढ़ के हो गया 2.25। कितना इंक्रीज हुआ, 2.25 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, हलसे में 12.5%। रोवन में बताओ अर्निंग कितना बढ़ रहा है, इतना हो गया बढ़ के पर आवर, पहले इतना अर्निंग था, 20%, यानी कि अर्निंग 20% रोवन में बढ़ रहा है, इफिशियंसी दोनों में 25% बढ़ रहा है, अर्निंग भी तो 20% बढ़ना जरूरी है, अर्निंग 20% रोवन में बढ़ रहा है, इवन लेबर कॉस्ट भी इसमें कम है, नहीं इतना हल से बोला है ना, ये गड़बड़ है। सिर्फ हमें इस बिहाफ पे नहीं देना है, हमें ये ध्यान रखना है कि अर्निंग भी बढ़ना चाहिए। लिखा हुआ था ना क्वेश्चन में, इसका जो ओरिजिनल आंसर आया था और सही था, पर इंस्टीट्यूट ने अब जो आंसर दे रखा है ये गड़बड़ है। ये मैं आपको शुरू में ही बोल रहा था कि सिलेक्शन ऑफ स्कीम सिर्फ कॉस्ट के बेसिस पे नहीं, ये भी ध्यान देना है कि हमें बोला गया है कि प्रपोज स्कीम क्या होना चाहिए, 20% इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। एंड सी अकॉर्डिंगली गिवन एश्योरेंस टू द वर्कर, उन्होंने एश्योरेंस भी दिया है वर्कर को कि 20% बढ़ेगा, तो ये तो रोवन में बढ़ रहा है, रोवन प्लान को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक, नहीं तो वर्कर मानेंगे ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ऊपर, ठीक। चलो कह रहा है कि हम अभी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या यूज करते हैं, लेबर आवर रेट। अब सोच रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करने का। जब भी हम किसी भी जॉब का प्राइस हम कोट करते हैं, किसी को प्राइस कोट करते हैं, तो बजटेड कॉस्ट में 50% प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के कोट करते हैं। यानी कि प्राइस निकालना हो सेल प्राइस, तो टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, उसमें 50% ऐड कर देंगे। टोटल कॉस्ट अलग आएगा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से, क्योंकि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में ओवर रेट चार्ज हो रहा है लेबर रेट आवर से, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से अलग आएगा, ठीक। पूछा क्या है, और ये दिया है टोटल ओवर हेड, ये रहा, जो एक्टिविटी वाइज आपको बता दिया किस किस एक्टिविटी में कितना खर्चा हो रहा है, नंबर ऑफ एक्टिविटी बता दिया, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने के लिए। 2 प्रोडक्ट है, दोनों के लिए बता दिया मटेरियल का खर्चा कितना है, साथ ही में लेबर आवर कितना घंटा काम किया है, एंड इवन ये क्यों दे रखा है, तो ये दे रखा है आपको सर ओवरहेड का खर्चा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में चार्ज करने के लिए। लेबर का रेट भी है, पूछा क्या है, कॉस्ट बताइए एंड कोटेड प्राइस, कोटेड प्राइस के लिए 50% प्रॉफिट मार्जिन जोड़ना पड़ेगा, दोनों प्रोडक्ट का यूजिंग लेबर रेट आवर यानी कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। चलो मटेरियल कॉस्ट 5, दूसरे का है 12, ये तो गिवन है। लेबर कॉस्ट आवर दे रखा है ना, लेबर आवर देखो 1200, 2500 और लेबर रेट है 100 का, ये देखो, और लाख में लिखना है तो बताओ 1200 इंटू 100, 1,20,000 डिवाइड कर दोगे लाख में तो 1.2 आया, तो ये रहा। अब दोनों में ही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग हो, लेबर कॉस्ट एंड मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, ओवरहेड का ट्रीटमेंट फर्क पड़ेगा। ओवरहेड रेट हमें निकालना है, ये रहा आवर्स, ये रहा आवर्स, और ये है ओवरहेड रेट। ओवरहेड रेट कैसे निकलेगा, टोटल ओवरहेड 600 लाख डिवाइड बाई टोटल लेबर आवर जो कि 50,000 है, अगर लाख में बोले तो 0.5 लाख, तो 1200 आया, रेट से इंटू ये रहा, तो ये आ गया टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकालना था एक तो, और दूसरा क्या निकालना था, कोटेड प्राइस, 50% जोड़ दो इसमें, ये आया कोटेड प्राइस। चलो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से करना हो तो सर मटेरियल का खर्चा और लेबर का खर्चा तो सेम ही रहेगा, एज इट इज ऊपर से लिख सकते हैं। ओवरहेड के खर्चे के लिए ओवरहेड रेट निकालेंगे, ये 3 ओवरहेड है, ड्राइवर भी दिया है आपको, डिवाइड कर दोगे आ जाएगा, करेक्ट। खर्चे बस चार्ज कर दो, यहाँ पे देखो
साइट इंजीनियर का दे रखा है 2 और इसका साइट विजिट है 10, तो 2 ले लिया, 10 ले लिया और जो भी रेट आया इनटू किया, आराम से आ जाएगा। इसमें तो मुझे बताने लायक ऐसा कुछ है ही नहीं, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक, थ्योरी वाला देख लेना आप। ये एक बढ़िया थ्योरी है, सुनना जरा। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज नॉट एंड इटसेल्फ। सिर्फ वेरिएंस निकालना सफिशिएंट नहीं है, अपने आप में ये सफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे हमारी काम खत्म नहीं होला, बट इट इज अ मीन्स टू एंड। ये तो एक रास्ता है अंत का मोटिव तक पहुंचाने के लिए। वेरिएंस निकालना हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है, हमारा अल्टीमेट गोल तक जाने का रास्ता है वेरिएंस निकालना। बताओ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएंस क्यों निकालते हैं? सर कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए। हम जब अपनी एक्टिविटी के लिए एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करते हैं, एक्चुअल में खर्चे करते हैं, फिर देखते हैं हमसे एक्चुअल में ज़्यादा खर्चा हुआ कि कॉस्ट सेविंग हुआ। जहाँ जहाँ ज़्यादा खर्चा होता है वहाँ करेक्टिव एक्शन लेते हैं और कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टूल है कॉस्ट कंट्रोल करने का। अल्टीमेट एंड क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है? कॉस्ट कंट्रोल। करते कैसे? स्टैंडर्ड कॉस्ट को सेट करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट जब इनकर्ड करते हैं तो कंपेयर करते हैं, जहां भी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है वहां करेक्टिव एक्शन लेते हैं। ये है अल्टीमेट गोल। स्टैंडर्ड कॉस्ट सिर्फ वेरिएंस निकालने से कॉस्ट कंट्रोल थोड़ी ना होगा, वेरिएंस को एनालाइज करना पड़ेगा। प्राइस वेरिएंस ज्यादा है तो रेट नेगोशिएट करके सही रेट पे मटेरियल लेबर को लेके आनी पड़ेगी। यूसेज एंड इफिशियंसी वेरिएंस ज्यादा है, एडवर्स है कहने का मतलब, तो हमें लेबर इफिशियंसी पे काम करना पड़ेगा, मटेरियल का वेस्टेज कम करना पड़ेगा, ये सारे चीज को ध्यान देना पड़ेगा, ये कहने का मतलब है। ठीक प्रोसेस कॉस्टिंग का वेरी इजी क्वेश्चन। वेरी इजी क्यों बोल रहा हूं? अब देखो प्रोसेस कॉस्टिंग का ये क्वेश्चन तो है, लेकिन इसमें जब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया तो क्वेश्चन हो गया बहुत आसान। ठीक, चलो अब इसी को इंटर प्रोसेस प्रॉफिटेबिलिटी दे देता कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को प्रॉफिट में चार्ज करके भेज तो रहा है, साथ ही में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी है, तो आपको थोड़ा बहुत तामझाम हो जाता, लेकिन वो दिया ही नहीं है तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। प्रोसेस ए है, इतना मटेरियल लेबर ओवरहेड का खर्चा ये लगा। प्रोसेस बी में मटेरियल क्यों नहीं है? क्योंकि सर ए से बी में आता है, बी अलग से मटेरियल एड ही नहीं करता, यही मटेरियल पे काम करता है, लेबर ओवरहेड इनकर्ड करता है, फिर जाता है फिनिश गुड्स में। करेक्ट। ए कितने पे ट्रांसफर करता है? तो 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस, मतलब सेल प्राइस समझ लो, ट्रांसफर वर्ड है, जैसे हम कॉस्ट और सेल का रिलेशन पढ़ते हैं वैसे ही आप समझ सकते हैं। ठीक, चलो एंड बी कितने पे ट्रांसफर करता है? 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस। ठीक द फिनिश स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट, फिनिश स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट रियलाइज 4 लाख और फिनिश गुड्स अंत में कितने में सेल हुआ है? 4 लाख में। ठीक, पूछा क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस अकाउंट टोटल प्रॉफिट एज्यूमिंग देयर इज नो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक। बड़ा सिंपल हो गया फिर तो। ये देखो मटेरियल लेबर ओवरहेड का खर्चा जोड़ दिया है, टोटल कॉस्ट आया, हमें प्रॉफिट चार्ज करके भेजना है ना प्रोसेस 2 में, कितना प्रॉफिट? 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस। बताओ 100 कॉस्ट हो, अब जब ट्रांसफर प्राइस पे है ना तो हम ऐसे करते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल करोगे ट्रांसफर प्राइस। ध्यान से देखना, ट्रांसफर प्राइस का 20 है तो इसको 100 मान लो, तो ये 20 हो गया, तो ये 80 हो गया। बताओ 80 कॉस्ट है तो ट्रांसफर प्राइस 100 होते हैं, यहाँ कॉस्ट हमें पता है। अब बताओ 96,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 करना, ये आ रहा है 1,20,000, ये रहा। इसमें प्रॉफिट कितना है? ये रहा। सिमिलरली ये तो आया प्रोसेस ए से, इसने अपना खर्चा किया, फिर इसने कितना चार्ज किया? 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू ट्रांसफर प्राइस। इसको 100 मान लेते हैं, इसका 25%, 25 होगा तो ये हो गया 75, ये 75% है तो 100 कितना निकाल लोगे, जैसे ऊपर पढ़ाया था, ये आ गया। ठीक चलो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अगर निकालना हो, प्रोसेस 1 कमाया इतना, प्रोसेस 2 कमाया 72,000। ठीक, ये दोनों अनरियलाइज प्रॉफिट है, अंत में तो सेल होता है फिनिश गुड्स, तब जाके प्रॉफिट रियलाइज होते हैं। और सेल में हमें देखो इतना तक तो हमने प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करके वैल्यू किया है ना गुड्स को, इसके ऊपर का प्रॉफिट कितना? तो 4 लाख माइनस ये, तो ये आ गया, ये टोटल प्रॉफिट आएगा। 4 लाख के सेल में से टोटल कॉस्ट घटा दोगे तो इतना ही प्रॉफिट आएगा, एक बार जोड़ के देखना, 100% यही आएगा।
कॉस्ट शीट से क्वेश्चन आया, बहुत बेसिक बोल रहा है। कॉस्ट को बताइए, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कौन सा है, सेलिंग कॉस्ट कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कौन सा है। ठीक है। रेंट पेड फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग, ये तो फैक्ट्री ओवरहेड है, ये तो आएगा ही नहीं ये तीनों हेडिंग में। सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑडिटर, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। सेल्स मैनेजर, सेलिंग। व्हीकल हायर चार्जेस फॉर डायरेक्टर, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है। वेजेज पेड टू वर्कर इंगेज इन स्टोरिंग गुड्स एट अ सेल्स डिपो, सेल्स डिपो पे जो काम करते हैं, सेलिंग का खर्चा हो गया। ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर सेल्स स्टाफ, सेलिंग का खर्चा हो गया। कॉस्ट पेड फॉर सेकेंडरी पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता है, सेकेंडरी पैकिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर सेल्स ऑफिस, सेलिंग का खर्चा आएगा, सेलिंग ओवरहेड में। डेप्रिसिएशन ऑन गुड्स डिलीवरी व्हीकल, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे में आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। बोनस पे टू सेल्स स्टाफ, सेलिंग ओवरहेड में आएगा। फी पे टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कोई बात नहीं, कंपनी लेवल का खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आएगा। ठीक, पहला खर्चा एक ऐसा है जो फैक्ट्री ओवरहेड है, ये नहीं आएगा, और सारे खर्चे को हमने बांट ही दिया। चलो, एसटीआई इज अ मेजर, सिंपल है, सर्विस कॉस्टिंग से रिलेटेड, बहुत आसान क्वेश्चन है। इज अ मेजर प्रोवाइडिंग एजुकेशन लोन इन इट्स लोन डिपार्टमेंट, एक लोन डिपार्टमेंट है। ठीक, ये क्वेश्चन बुक में भी है, उसी में एजुकेशन लोन का भी डिपार्टमेंट होगा। लोन डिपार्टमेंट में तरह तरह के लोन देते हैं, होम लोन, एजुकेशन लोन, और जो कार लोन, बहुत चीज है ना, तो उसी में एक एजुकेशन लोन डिपार्टमेंट है। ठीक। द मंथली फॉर द मंथ ऑफ अगस्त सैलरी पेड फॉर एजुकेशन लोन प्रोसेसर इज दिस मच, हमने इस डिपार्टमेंट में जो लोग हैं उनकी सैलरी कितनी दी, 21,60,000। ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू ओवरहेड कॉस्ट, अब देखो ये कंपनी में, ये पूरे कंपनी में ओवरहेड भी तो इनकर्ड होता होगा, हर एक डिपार्टमेंट पे बढ़ता भी होगा ये ओवरहेड, क्योंकि ओवरहेड मान लो फैक्ट्री, ये जो डिपार्टमेंट है पूरा बिल्डिंग का रेंट, रेंट एक डिपार्टमेंट का तो नहीं है, ओवरहेड का खर्चा है रेंट, तो सारे डिपार्टमेंट में बटेगा, जितना स्पेस ये ले रहा है इसके हिस्से में आएगा, तो वही कह रहा है ओवरहेड का खर्चा कितना मिलता है इसको, 30% एजुकेशन लोन वाले डिपार्टमेंट को। टोटल जो हमारा लोन का जो ओवरहेड का खर्चा है लोन प्रोसेसिंग का, उसमें 30% किसका है, एजुकेशन लोन का। कोई बात नहीं, ओवरहेड का 30% जोड़ देंगे खर्चे में। ओवरहेड कह रहा है अगस्त में इतना इनकर्ड हुआ था, विच इंक्लूड पेमेंट ऑफ 11,000 लीगल एडवाइस रिलेटेड टू वन ऑफ द लोन प्रोसेसिंग, तो ये लोन प्रोसेसिंग एजुकेशन लोन का ही है, तो ये भी खर्चा आएगा 11,000 प्लस ओवरहेड का 30%। अब ओवरहेड में एक खर्चा ये था एजुकेशन लोन का, जो एजुकेशन लोन का खर्चा था ये तो एलोकेटेड एक्सपेंस है, पता है हमें एजुकेशन लोन का, इसलिए एजुकेशन लोन में डाल दिया। तो नॉर्मल ये जो है बचे हुए ओवरहेड 11,000 हटा के, ये तो कॉमन सबके लिए, इसका 30%। 488,700 ये आया, तो ये टोटल खर्चे आ गए एजुकेशन लोन डिपार्टमेंट के। ठीक, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग पर एजुकेशन लोन बोल रहा है, तो नंबर ऑफ एजुकेशन लोन प्रोसेस हुआ है 500, डिवाइड कर दो, एक एजुकेशन लोन प्रोसेस करने का खर्चा ये रहा। ठीक है, चलो 4 नंबर क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट के बुक में ऐसे सिमिलर क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट है। नंबर ऑफ यूनिट परचेज, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज प्राइस जरूरत नहीं है क्योंकि कैरिंग कॉस्ट ऑलरेडी दे रखा है, इससे ईओक्यू आ जाएगा। कुछ ना बोले तो ईओक्यू ही हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी होता है, बताना जरा। $20,000 आया। चलो, ये रहा लीड टाइम, मिनिमम मैक्सिमम दिया है, एवरेज का जरूरत पड़ा तो इन दोनों का एवरेज 15 आएगा। अच्छा, दे रखा है एवरेज, जब एवरेज ऑलरेडी दे, मान लो 14 दिया होता तो हम 14 ही लेते। एवरेज हमेशा एक्चुअल एवरेज तो क्या है, सारा का हिस्टोरिकल डेटा, पास्ट डेटा से हम एवरेज करके निकालते हैं। ये मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2, ये एक्यूरेट एवरेज थोड़ी ना, ये तो दो एक्सट्रीम डेटा का एवरेज है।
तो एवरेज अगर ऑलरेडी दे और मान लो ये कुछ और दे रखा है तो ये आपको यूज करता है, खुद से एवरेज नहीं निकालना है। ठीक, कंजम्पशन दिया है, एवरेज ये रहा, मिनिमम मैक्सिमम ये रहा, तो मिनिमम कंजम्पशन अगर आप निकालोगे, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एवरेज इज इक्वेशन में डाल के तो 1000 आएगा। ठीक, तभी तो 1000 प्लस 2000 3000 डिवाइड बाई 2 1500। रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम लीड टाइम तो 20 है, मैक्सिमम कंजम्पशन 2000 है, कितना आएगा 2000 इंटू 20 40,000। मैक्सिमम लेवल पूछ रहा है, अच्छा चलो पहले ये निकाल लो, मिनिमम लेवल पूछ रहा है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल 40,000 पता है, एवरेज कंजम्पशन पता है 1500, एवरेज लीड टाइम 15 डेज। डेंजर लेवल पूछ रहा है, एवरेज कंजम्पशन 1500 इंटू इमरजेंसी लीड टाइम परचेज जो कि है 3, तो ये भी आ गया। मैक्सिमम लेवल पूछ रहा है, बताओ मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल तो 40,000 है, रीऑर्डर क्वांटिटी 20,000 है, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम 1000 इंटू 10। चलो, idle time is a time during which no production is carried out but worker remains idle but payment is made। बिल्कुल करेक्ट, यही डेफिनेशन है आइडल टाइम का। जब वर्कर खाली तो है, कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन उसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट भी नहीं कर रहे तब तो आइडल टाइम के डेफिनेशन में ही नहीं आएगा। पेमेंट कर रहे तभी तो हम उसका ट्रीटमेंट सीखते हैं। ठीक, इट कैन बी नॉर्मल अब नॉर्मल, बिल्कुल आइडल टाइम नॉर्मल भी हो सकता है अब नॉर्मल भी हो सकता है। सम कॉजेज या एग्जाम्पल बताइए। ओ माय गॉड, ये तो बड़ा बेसिक है, ये जब हमने पढ़ा है लेबर में आइडल टाइम तो वहां पे मैंने लिखवाया भी था। अब नॉर्मल बताओ, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, पावर फेलियर, मशीन ब्रेकडाउन, लॉकआउट हो गया, स्ट्राइक हो गया, ये सारे अब नॉर्मल है। नॉर्मल बताओ, फैक्ट्री गेट से जॉब लोकेशन तक जाने में जो समय लगता है नॉर्मल आइडल टाइम है। टी ब्रेक नॉर्मल आइडल टाइम है। नॉर्मल सेटअप टाइम नॉर्मल आइडल टाइम है। जॉब चेंज ओवर, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे हम जाते हैं काम करते ही दौरान, तो उस दौरान जो टाइम खर्च होता है क्या है, नॉर्मल आइडल टाइम है। चलो, कह रहा है इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एज पर कॉस्ट अकाउंट, ये रहा प्रॉफिट, ये रहा 3-4 ट्रीटमेंट। पूछा क्या है, रिकॉन्साइल स्टेटमेंट एंड सर्टेन प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट दिया है, फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट निकालना है, तो एडजस्टमेंट इसी कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट में करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर चार्ज, कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड अंडर चार्ज हो गया तो कॉस्ट का प्रॉफिट पड़ा होगा, फाइनेंशियल के बराबर लेके आना है। ठीक, बताओ फाइनेंशियल के बराबर लेके आना है, क्या करो, घटाना पड़ेगा तो इसको लेस करना पड़ेगा। ठीक, वैसे ये दोनों खर्चा अंडर ऑब्जर्व है तो दोनों ये भी लेस होंगे। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड नॉट एडजस्टेड इन कॉस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड का इनकम कॉस्ट में तो आता नहीं पर फाइनेंशियल अकाउंट में आता है, तो फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट बढ़ा होगा। हमें कॉस्ट को फाइनेंशियल के बराबर लेके आना है, क्या करना पड़ेगा सर, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको ऐड कर दो, तो ये कर दोगे तो आ जाएगा। A Korean beverage company plan to set up its subsidiary in India to manufacture fruit juice। कोरियन कंपनी है, इंडिया में प्लांट सेटअप कर रहा है। प्रोजेक्टेड एनुअल सेल है 40,000, हमने सोचा है 40,000 बोतल जूस बना के बेचेंगे। ये रहे खर्चे, खर्चे में कितना वेरिएबल कॉस्ट है ये दे रखा है, ध्यान से देखेंगे, ये पूरा वेरिएबल है, इसमें 75% वेरिएबल है, तो फिक्स कितना होगा, वेरिएबल कितना होगा जरा कर दो सर। 1,40,000 में 75% वेरिएबल है तो यानी कि 1,05,000 वेरिएबल हो गया और फिक्स कितना हो गया, तो सर फिक्स हो गया 35,000। दूसरा, इसमें 50-50 है, यानी कि 1,35,000 में 50 वेरिएबल एंड 50 फिक्स, 67,500 वेरिएबल, 67,500 फिक्स। इसमें 35% वेरिएबल है तो बचा हुआ 65% फिक्स होगा। बताओ 50,000, ये क्यों कर रहा हूं अभी बताऊंगा, क्योंकि हमसे एक और चीज पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमें फिक्स कॉस्ट तो पता ही होनी चाहिए, तो फिक्स और वेरिएबल अलग करना जरूरी है। 50,000 इंटू 0.35, 17,500 वेरिएबल है, तो बचा हुआ
32,500 फिक्स है। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना आया? 32,500 प्लस 67,500 प्लस 35,000, ये आ रहा है 1,35,000, करेक्ट। अच्छा, टोटल फिक्स वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है? तो ये पूरा वेरिएबल था 3,15,000, फिर 1,05,000, 67,500 प्लस 17,500, ये आया 5,05,000 वेरिएबल। अभी तक ये जो बनाने के खर्चे में वेरिएबल इतना है एंड फिक्स इतना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि फ्रूट जूस प्रोड्यूस इन इंडिया विल बी सोल्ड थ्रू अ मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, मैन्युफैक्चरिंग रिप्रेजेंटेटिव हु विल अर्न कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल। जब हम बेचेंगे ना तो कमीशन भी देना पड़ेगा सेल पे। कमीशन जो सेल पे है दैट इज अ वेरिएबल कॉस्ट, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, हमें तो पता ही नहीं क्योंकि सेल नहीं दे रखा है। एक्सपेंस फ्रॉम कोरियन ऑफिस विल नॉट बी एलोकेटेड टू इंडियन सब्सिडी। कोरियन ऑफिस का कोई खर्चा इंडियन सब्सिडरी पे एलोकेट नहीं करने वाले, यानी कि जो ये खर्चे यहाँ बना के बेचने के यही इसके खर्चे, ठीक। कंप्यूट सेल प्राइस पर बोतल टू एनेबल द मैनेजमेंट टू अर्न 10% प्रॉफिट ऑन सेल। कोई बात नहीं, सेल प्राइस पर बोतल मान लेता हूं x, करेक्ट। तो यहां बताना अगर सेल प्राइस पर बोतल x मान लूं तो टोटल सेल कितना हो गया? 40,000 x माइनस कॉस्ट, तो सर ये रहा वेरिएबल कॉस्ट 5,05,000, ये रहा फिक्स कॉस्ट माइनस सेल्स पे कमीशन भी देना पड़ेगा, इस पे कमीशन भी देना पड़ेगा 10%, फिर प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट कितना है? सेल्स का 10%, ठीक। चलो तो यहां से सेल प्राइस आ जाएगा, ठीक। तो ये तो पहली रिक्वायरमेंट थी, सोल्व करना आप। और सेल प्राइस आ रहा है 20, हमने जो बताया सिंपल तरीके से, तो सेल प्राइस 20 आया। अब पूछा क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट बताइए रुपीज में एंड ऑल्सो नंबर ऑफ बोतल टू बी, नंबर ऑफ बोतल फॉर इंडियन सब्सिडरी ऑन एजम्पशन दैट सेल प्राइस इज 19। ब्रेक इवन पॉइंट बताना तो है, किस में? रुपीज में बताना है, और सेल प्राइस कितना लेना है? 19। कोई बात नहीं, यहां देखो वेरिएबल कॉस्ट ये तो थे ही, एक और वेरिएबल कॉस्ट है, कौन सा? ये सेलिंग एक्सपेंस। 4,000 इंटू 20 अगर करते हैं तो ये आ गया 80,000। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 5,85,000 डिवाइड बाई 40,000, तो ये आया 14.625। अच्छा, कंट्रीब्यूशन निकालना हो तो सर 19 सेल प्राइस लेना है माइनस 14.625, तो ये आ जाएगा 4.375। क्या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल के, पर यूनिट में आप निकाल सकते हैं बीपी, और रुपीज में कन्वर्ट करना तो इनटू सेल प्राइस कर सकते हैं, या फिर सीधा पीबी रेशियो निकाल के भी कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, तो पीबी रेशियो से भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों तरीका है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा। फिक्स कॉस्ट तो ये रहा सर, फिक्स कॉस्ट 1,35,000, कितना कर लिया तो बन ही जाएगा 1,35,000 दिस, तो ये तो बोतल में आया, नंबर ऑफ बोतल इनटू सेल प्राइस कर दोगे तो रुपीज में आ जाएगा, यही कहने का मतलब था मेरा। ये जो क्वेश्चन है बुक का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें चलो मैं बता देता हूँ फटाफट से। ये फिनिश गुड्स है ए और बी, ये रहा उनका बजटेड सेल। दो रॉ मटेरियल यूज होते हैं एक्स एंड वाई, कितना कंज्यूम होते हैं पर यूनिट दिया है, स्टैंडर्ड आवर दिया है आपको, लेबर आवर पर यूनिट, ठीक है। मटेरियल के लिए दिया है एक्स वाई कितने में हम परचेज करते हैं, साथ ही में लेबर के लिए दिया है किस रेट से पेमेंट करते हैं। लेबर को अगर ओवर टाइम कराते हैं 50% ओवर टाइम प्रीमियम पे करना पड़ेगा नॉर्मल वेजेस के तुलना में, एंड साथ ही में हमें ये भी दिया है 40 आवर्स नॉर्मल वर्किंग है, उससे ज़्यादा जो आएगा वो क्या आएगा?
ओवर टाइम, तो जब भी हम नॉर्मल वर्किंग आवर निकालेंगे 40 आवर्स इन अ वीक लेंगे, ठीक। इतने वर्कर है, कोई बात नहीं। ये क्यों दे रखा है? एक्चुअल आवर निकालने के लिए। ध्यान देंगे अभी। प्रोडक्शन इफिशियंसी कितना है? 80%। स्टैंडर्ड आवर पता हो और इफिशियंसी पता हो तो एक्चुअल आवर आ जाता है। पर ये एक्चुअल आवर कितना है? एक्चुअल वर्किंग आवर हमें तो देना पड़ता है सर एक्चुअल पेमेंट आवर के लिए। कई बार बीच में आइडल टाइम भी होता है ठीक। तो आइडल टाइम के लिए ये दे रखा है, ठीक। ध्यान देंगे जो 20% है ना, यही बच्चे गड़बड़ी करते हैं एग्जाम में। ये 20% जो है ना नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम, ये किसका है? 20% ऑफ आवर वर्कड, यानी कि ये एक्चुअल वर्किंग आवर का 20%। अगर ये बोलता है 20% ऑफ टोटल आवर, तो टोटल पेमेंट आवर का 20% निकालना पड़ता। अभी करवाऊंगा तो उसमें आपको ध्यान दे देंगे। पूछा क्या है? बिगनिंग इन्वेंट्री तो दे दिया है एज इट इज। एंटिसिपेटेड क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको ये रहा, सेल्स में फिनिश गुड्स का, कंजम्पशन का ये। बताओ एक हफ्ते में हम कितना दिन काम करते हैं? 5। एक महीने का डेटा है, 5 इंटू 4 20 डेज आएंगे, ठीक। आ जाओ जरा, ये रहा सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो प्रोडक्शन आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? देखो 4 डेज सेल, सर ये टोटल सेल अगर 20 डेज का है तो 4 डेज का कितना, ऐसे करके निकाल लोगे। ओपनिंग स्टॉक ये तो गिवन है, तो ये आ गया प्रोडक्शन ठीक। हमसे पूछा क्या है? तो हमसे दो चीजें पूछा है, रॉ मटेरियल परचेज बजट बताइए और दूसरा वेजेज बजट बताइए। कोई बात नहीं, परचेज के लिए पहले कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। प्रोडक्शन ले लो, पर यूनिट कितना कंज्यूम होता है ये दे रखा है, ठीक। ए और बी का, यहाँ पे देखो एक्स और वाई का। एक्स का अब ये रॉ मटेरियल है और वाई ये रॉ मटेरियल है। एक्स देखो ए और बी में कितना कितना यूनिट लगता है, और ए बी का प्रोडक्शन हमने अभी अभी निकाला है, ये रहा। तो ये तो कंजम्पशन आ जाएगा। कंजम्पशन में क्लोजिंग स्टॉक जोड़ते हैं, ओपनिंग स्टॉक घटाते हैं, तो प्रोडक्शन परचेज आता है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक बताओ। ये कंजम्पशन अगर पूरे 20 दिन का है, 20 दिन कैसे सर? 5 दिन काम करते हैं हफ्ते में, 4 हफ्ते का है, ठीक। तो 10 डे कंजम्पशन लेना है हमें क्लोजिंग स्टॉक, और इसमें 6 डेज, तो निकाल लोगे। ये आ गया परचेज, इनटू कर दोगे पर प्राइस रेट जो है, जो कि गिवन ही है, तो ये आ गया परचेज बजट। लेबर के लिए देखो जरा, हमने इतना यूनिट बनाया, स्टैंडर्ड आवर से इनटू करेंगे तो ये तो आया स्टैंडर्ड आवर। मैंने क्या बोला था, इफिशियंसी कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड आवर डिवाइड बाई एक्चुअल आवर ठीक। तो सर एक्चुअल आवर निकालना हो आवर, तो स्टैंडर्ड आवर को इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे। देखो स्टैंडर्ड आवर को इफिशियंसी से डिवाइड किया एक्चुअल आवर, ये है एक्चुअल आवर वर्कड। पर हमें सर पेमेंट करनी पड़ती है एक्चुअल पेमेंट आवर के लिए। कई बार बीच में डाउन टाइम आइडल टाइम भी होता है, ठीक। यहाँ देखो 9366, ध्यान से देखना, एक्चुअल वर्किंग आवर प्लस आइडल टाइम इज इक्वल टू एक्चुअल पेमेंट आवर, ये दे रखा है। ये परसेंटेज क्या बोला था? 20% एक्चुअल वर्किंग आवर का, तो हमने तो आसान हो गया, ये 20% इसका निकालना है। 9300 इसका 20%। अगर ये बोलता कि 20% ऑफ टोटल आवर, तो पता है कैसे आता? तब आता कुछ ऐसे कि टोटल आवर को हम मानते 100, तो ये हो जाता 20, तो ये हो जाता 80। अगर 9300 80% है तो 100% कितना, और एक्चुअल पेमेंट आवर आता कुछ ऐसा 11,625। इस क्वेश्चन में नहीं बोला है क्योंकि जो ओरिजिनल बुक में क्वेश्चन है उसमें भी सेम ही चीज है, पर टोटल आवर अगर बोले तो फिर ऐसे आएगा पेमेंट आवर, इस पे हमें देनी पड़ेगी वेजेज, ठीक। अभी इस पे दे रहे हैं क्योंकि सीधा बोला है इसका 20%, ठीक दोनों का निकल गया, तो ये आ गया टोटल आवर्स वर्कड जिसके लिए पेमेंट देनी है। अब बताओ, हमें सबसे देखना है नॉर्मल टाइम के लिए, तो हमें 25 के रेट से देना है, प्लस जो ओवर टाइम है उसमें 50% प्रीमियम जोड़ के। नॉर्मल टाइम कैसे निकलेगा सर? हर एक हफ्ते 40 आवर नॉर्मल लेना है, 4 हफ्ते काम करना है, ये तो हो गया टोटल वर्किंग आवर। कितने वर्कर है? 180 वर्कर, तो कितना आ जाएगा? 40 इंटू 4 इंटू 180, ये आ गया 28,800। ये तो है नॉर्मल आवर जिसके लिए 25 के रेट से पेमेंट होगी। इससे ज़्यादा बताओ 43,410, तो एक्स्ट्रा
जो ओवर टाइम है 14,610 आवर्स, इसके लिए नॉर्मल रेट प्लस 50%, तो 25 प्लस 50% 37.5 के रेट से पेमेंट होगा। तो ये जो दोनों टोटल कर दोगे तो आ जाएगा वेजेस। ठीक, चलो ये थ्योरी क्वेश्चन है, आसान है, देख लेना। ठीक है, मजे की बात, अब आपको एक बात बताता हूं। इसमें केस स्टडी 1 जो है ये न्यू था, और जितने भी ऑल क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चन एज इट इज पास से पूछा हुआ है, यानी कि ऑलरेडी ये क्वेश्चन बुक में है। आप अगर ध्यान से देखोगे, लेटेस्ट जो रेगुलर बैच मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन बुक में है, और सारे क्वेश्चन हमने करे भी है। केस स्टडी 1 भी है, उसमें एक छोटी सी मिस्टेक थी, मैंने आपको समझा दी कि सर जो मिनिमम की रिक्वायरमेंट है, जब कम मिलता है उसमें लगाना होता है, जब ज्यादा मिल रहा है तब तो ज्यादा है के अनुसार ही लेना होता है। इन्होंने जब एब्सोल्यूट टर्न निकाला है तो इस नॉलेज का ध्यान रखा है, पर कमर्शियल वाले में ध्यान नहीं रखा है, वहां पे मिस्टेक हुई है इंस्टीट्यूट से, ये बात था, मैंने आपको कन्वे कर दिया। ठीक, चलिए, मजा आया तो जरा लाइक कर दो, कोई डाउट है इसी कंसेप्ट से रिलेटेड कमेंट कर दो, अगली वीडियो में मैं कवर कर लूंगा। जब तक आप अपनी दिक्कत बताओगे नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखो। मेरा नंबर भी है, ये नोट कर लो, एग्जाम के दौरान कोई दिक्कत आए। ठीक, कोशिश करना जिस दिन एग्जाम हो उस दिन ये दिक्कत ना आए, उससे पहले ही कंफर्म कर लेना। कोई भी डाउट हो पूछ के, एफएम से रिलेटेड, कॉस्टिंग से रिलेटेड टाइम मिलता है तो मैं अकाउंट के भी डाउट सोल्व कर देता हूँ, लेकिन कॉस्ट और एफएम तो कोर सब्जेक्ट है, मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड डाउट कभी भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो।